विकास एवं प्रगति के पर्याय जननायक के रूप में विख्यात राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, संवेदनशील सरकार के मुखिया, गरीबों के मसीहा, गांधीवादी विचारों के समर्थ संवाहक, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सभागार में मौजूद सभी का ध्यान इस ओर चाहूंगी कि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाल ही के बजट में आम आदमी के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए उन्हें साधुवाद। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर उनको अनुपम सौगात दी तथा उनके डीए में भी बढ़ोतरी कर इस सौगात को स्वर्णिम सौगात बनाकर कर्मचारियों का मनोबल एवं मान बढ़ाया है। साथ ही लगभग 1 करोड़ 18 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के 50 यूनिट फ्री बिजली देकर आम लोगों के साथ किसान वर्ग के जीवन को राहत प्रदान की है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं, जिनका सपना था भारत में आपसी भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, बंधुत्व की भावना हो। इसी संकल्प के साथ राजस्थान सरकार कृतज्ञ है और आपकी अगुवाई में प्रदेश भर में अमन, चैन और खुशहाली है। सामाजिक न्याय और सुरक्षा के सपने को आपने साकार किया है। महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों को एक संवेदनशीलता के साथ अनेक योजनाएं लाकर इन्हें संबल प्रदान किया है। हाल ही बजट अभिभाषण में आपने कहा था कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, जिंदगी भर यह वादा किसी से नहीं, खुद से किया है। मानो इन पंक्तियों में प्रदेश के विकास को लेकर आपकी दृष्टि साफ झलक रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव साहब, कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप जी, कुल सचिव अयूब खान जी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा भवानी सिंह देता जी, कॉलेज आयुक्त श्रीमती सूची त्यागी जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के विधि महाविद्यालयों के प्रबंधक गण, प्राचार्यगण, प्रतिनिधि शिक्षकगण, छात्रगण और तमाम शिक्षाविद, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस प्रोग्राम में आ सका। नहीं, ऐसा ताली बजाने की बात नहीं है। मैंने ही सुझाव दिया था प्रोग्राम का और मैंने कैंसिल कर दिया था। गलती मेरी रही। प्रोग्राम जब मिले मुझसे तो मैंने कहा एक प्रोग्राम करना चाहिए, सेमिनार का किया तो कम्युनिकेशन गैप रह गया और आज ये चौथा प्रोग्राम मेरा है। अभी प्रोग्राम और जा रहा हूँ, आगे सीतापुरम जा रहा हूँ, तो प्रोग्राम ऐसे हो गए। तो मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम तो पीछे साहब कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि इन्होंने जस्टिस गवाई को सब बुला रखा है। फिर कल अचानक ही दिमाग में आया, क्योंकि गवाई साहब का मैसेज मेरे पास, मेरे टेलीफोन पर बात हुई, तो मैंने कहा वो भी इस प्रोग्राम में आ रहे, तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया, भाई मैं एक में प्रोग्राम आऊँगा। तो सर हमने चेंज नहीं किया था, हमें पता था आप आएंगे जरूर। ये आपका विश्वास ही तो आपको, यही विश्वास आपको जयपुर लाया हुआ है। ये व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व, ये पहले वाइस चांसलर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, बहुत दबंगता से काम किया। सरकार आती जाती है, परंतु इन्होंने अपना धर्म निभाया और कई टीचर का भला हो गया। बरसों से बैठे हुए थे, परमानेंट नहीं हो पा रहे थे। क्या बीतती आप पे अगर परमानेंट नहीं हो तो बताओ नौकरी में। अभी हमने जो ओल्ड एज पेंशन लागू की तो पूरे देश में स्वागत हो रहा है और बिना मांगे हुए किए। सबसे बड़ी बात है, कोई ज्ञापन नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से करें कि आज 35-40 साल कोई व्यक्ति काम करे नौकरी में और हर वक्त टेंशन रहे कि पता नहीं मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, अनसर्टेनिटी थी। पैसा जमा हो रहा था, वो शेयर मार्केट में जा रहा था। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब यूक्रेन युद्ध हो गया
तो शेयर मार्केट नीचे आ गया, उस पर पता नहीं क्या हो जाए। तो ये क्यों भुगते कोई व्यक्ति जो सेवा कर रहा है प्रदेश की, प्रदेशवासियों की। हम कहते हैं गुड गवर्नेंस देंगे, तो गुड गवर्नेंस मतलब पहले उनको तो संभालो जो आपके परिवार के लोग हैं। पर मैंने देखा है कि राजस्थान के लोग बड़े भले लोग होते हैं, वो ज़्यादा मेरे विरोध नहीं करते हैं। अब 2 विश्वविद्यालय थे, हृदय जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अंबेडकर की लॉ यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान के इतिहास जो मैंने सुना, और शायद हो सकता है इनके थ्रू ही आई होगी बात, कि यूनिवर्सिटी चालू होने के बाद में कोई बंद होती नहीं आज तक। एक बार यूनिवर्सिटी का एक्ट बन गया, वो यूनिवर्सिटी की बंद नहीं होती है। ये मैं सुनता था, 100% बात तो खुद जानते हैं क्योंकि रहे हो यूजीसी के अंदर। तो मुझे कहा गया और 2 यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, जितना विरोध होना चाहिए था पत्रकारों द्वारा भी, क्योंकि आज का ज़माना पत्रकारिता वो नहीं जो पहले थी खाली प्रिंट वाली। आज के विजुअल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, सोशल मीडिया भी है, सब तरह के कोर्स चलते हैं। और इतना शानदार यूनिवर्सिटी मैंने चला के खोली थी बिना मांग किए उसके भी, और उसके बाद में उसको बंद कर दी गई और कोई तरह का विरोध नहीं, एक मौन जुलूस भी नहीं। मौन जुलूस में बहुत ताकत होती है, वो भी नहीं। और यही डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की होगा, बंद हो गई, आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। आप लोग तो दबे हुए रहते हैं क्योंकि सरकार पता नहीं क्या रोक लेगी, नई सरकार आ गई है और प्राइवेट कॉलेज वाले हिम्मत नहीं कर सकते। पर एडवोकेट्स थे राजस्थान के अंदर, उनको आगे आना चाहिए था एडवोकेट्स को, क्योंकि उनकी लॉ करके और ये इन्होंने स्वीकृति दी है। ये सब उपलब्धियां हैं सर, सामान्य स्थिति में संभव नहीं है, कोरोना में की है पूरी। मैं तो इसे ज़्यादा मानता हूँ उपलब्धि आपकी। आप क्यों मानते हो? एक व्यक्ति को बुलाना और वो आना स्वीकार किया। एक अपना शहर छोड़ के कोई आना नहीं चाहता है, और दिल्ली वाले आना चाहते भी नहीं वैसे भी, इन्होंने आना स्वीकार किया, इसलिए मैंने कहा इनका एहसान है। और काम भी अच्छा कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। देखिए आज सबको, आज परिवार को इकट्ठा कर लिया, प्राइवेट को और गवर्नमेंट को, कॉलेजेस को, और ये बता रहे थे कि ऐसा कोई देश के अंदर शायद इस प्रकार का प्रयोग कभी हुआ नहीं सेमिनार का इस रूप में। तो मैं जो कह रहा था आपको कि आज मेरी बाइट थी सुबह, हम जो शपथ लेते हैं एमएलए एमपी या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस संविधान के अंतर्गत लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम कहते हैं उन्होंने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, सब कहते हैं उनके बारे में। और क्या उनका खुद का परिवार था, क्या इत्यादि, वो सब व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या जानते हम लोग। उसके ऊपर तो जितना कहे इतना कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब संविधान बन गया, जिसका पूरे दुनिया के अंदर भी एक अलग स्थान है हमारे संविधान का, और उसी शपथ लेके हम लोग विधायक बनते हैं। शपथ लेने के बाद ही विधायक होते हैं, एक प्रकार से मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। और उस शपथ को लेके मैंने एग्जाम्पल दिया बिरला होटल सुबह दूसरे प्रोग्राम में, कि जैसे गंगा जल की शपथ लेते कई लोग, हमारे यहाँ रिवाज है, गंगा जल की शपथ ले ली मैंने, या पता नहीं क्या क्या शपथ लेते रहते कई लोग, ज़्यादा मेरा इसमें विश्वास नहीं रहता। तो वो शपथ होती है, तो वो भी शपथ होती है, भाई देखो मैंने शपथ ली हुई है। और शपथ लेने के बाद कोई तोड़ता है तो कितना बुरा लगता है। आप शपथ लेते हो संविधान के अंतर्गत, और शपथ को हम तोड़ रहे हैं देश के अंदर। आज संविधान की ध्वजा उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। लोकतंत्र संकट में आ गया है, जिस रूप में आज चल रहा है देश होगा, तो अभी से ही चुनाव मोड में आ गई केंद्र सरकार, राजस्थान में अभी मोड में आ ही गई है। उसी के अंतर्गत कल वहाँ पर हमारे उनके राष्ट्रीय नेता हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ आपको कि भाई ये पूछो उनको कि तुम वहाँ तो बुलडोजर चला रहे हो, यहाँ हमने जिनको पकड़ा वो निर्दोष है मान लो, तो क्या यहाँ की सरकार अगर बुलडोजर चलाती और जो आप कह रहे हो निर्दोष लोग पकड़े में, क्या बीतती उनके ऊपर? ये अधिकार ना मुख्यमंत्री को ना प्रधानमंत्री को, एक बुलडोजर चला दो आप चुनाव जीत गए यूपी में, बुलडोजर के नाम से जीत गए, आपको घमंड आ गया है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर इंदिरा गांधी जैसे नेता थी जिसने परमाणु विस्फोट किया 74 के अंदर, पोखरण के अंदर,
दुनिया में तेल का मर गया, अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगा दी, क्या क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, कोई बहुत कम बात नहीं थी। मैं तो शरणार्थी शिविरों में गया हूँ, वहाँ पर बॉर्डर पर बांग्लादेश के जब युद्ध चल रहा था तो मुझे मालूम बचपन के अंदर क्या माहौल था देश के अंदर। इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा दुर्गा का रूप है पार्लियामेंट के अंदर। वो चुनाव खुद हार गई, खुद चुनाव हार गई। आप बताइए। और फिर वापस आंधी चली तो वो भी आगे, हम लोग सब MP बन गए। तब से हम बराबर लगातार काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये अधिकार किसी को नहीं है। हम शपथ ले रहे हैं लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता की तो धज्जियां उठ रही है। आज संविधान बना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया होगा, तो उसने इस देश का जो नक्शा है अनेकता में एकता वाला, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग वर्ग और अलग अलग भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा समझ में नहीं आता हम लोगों को। उस मुल्क को एक अखंड रखना कोई मामूली बात है। इंदिरा गांधी ने जान की बाजी लगा दी, पर खालिस्तान ने बनने दिया। लोग भूल जाते हैं सरदार बेन सिंह जी थे, नेस्तनाबूद कर दिया। आप मेरे कई लोग मालूम होगा क्या हालात है पंजाब के, कितने लोग रोज मरते थे वहाँ पर। वो नेस्तनाबूद कर दिया, उनको बम से उड़ा दिया गया। अरे मुख्यमंत्री, अरे प्राइम मिनिस्टर हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, पर देश एक व अखंड रहा। तो सबसे ज़्यादा जरूरत है आज भी जुडिशरी मजबूत रहे। जो आज स्थितियाँ हैं देश में, कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो, आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि अगर जुडिशरी मजबूत रहेगी, अच्छे अधिवक्ता बनेंगे कॉलेज के अंदर, अच्छी समझ वाले बनेंगे। देखिए पास होना बहुत आसान काम है। मैंने भी लॉ किए बिना पढ़े हुए। आप सोच सकते हो इसीलिए आप सबको पढ़वाना चाहते हैं कि लॉ की पढ़ाई कितनी आसान है। लॉ की पढ़ाई कितनी आसान है, बिना पढ़े हुए लॉ मैंने कर ली। भले कहना मैंने रेगुलर क्लासेज नहीं जाना, पढ़ लेना कभी कभी और काम चल गया। तो ये स्थिति उस वक्त से थी 50 साल पहले से ही। तो आपके ऊपर जो सब्जेक्ट रखा गया है बहुत शानदार रखा गया है, क्वालिटी जिसकी आज जरूरत है देश को। अच्छे अधिवक्ता बने, अच्छे जुडिशरी में आए। कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वकील की बात, जजेस की बात भी नहीं है। लोअर कोर्ट के जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो भी अच्छे विद्वान हों, समझदार हों। मुझे मालूम है कई बार फैसले देते हैं, हो सकता है जैसे मैंने पढ़ाई की उन्होंने पढ़ाई की होगी। तो आप बताओ इस पर क्या की पढ़ाई करके जज बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, कर जाए, हाई कोर्ट जज नंबर आए, कई बार सीनियरिटी में आ जाते हैं, कई बार पिकअप कर लेते हैं, जो बनते वकीलों में बनते हैं। ऐसे हालात में अगर मान लीजिए, और मजिस्ट्रेट अच्छे भी होते हैं, अच्छा फैसला देते हैं, किसी की सिफारिश नहीं मानते हैं। मुझे अच्छा लगता है कोई जज किसी की सिफारिश नहीं माने। मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ निर्भर करता था मुख्यमंत्रियों पर। जब मैं पार्लियामेंट में था 80 के अंदर, और इंदिरा गांधी का मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था। इंदिरा जी के बाद में राजीव जी के साथ मंत्री बन गया, राजीव मंत्री बन गया। और उस वक्त में मुख्यमंत्रियों के हाथ में काफ़ी कुछ ये प्रोसेस वही हुआ होता था जज बनने का। उस जमाने से मैंने देखा भाई, हमने भी हमारों किसी के लिए कहा भाई अच्छे वकील साहब हैं, और बन भी गए होंगे। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी सिफारिश नहीं करी किसी जज को तो भाई ये कर दीजिए, और मैं इसके खिलाफ हूँ। ये RPSC संस्थान है, जुडिशरी है। अगर आप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो और आप सिफारिश करते हो, मैं 80 में जब MP बन के गया पहली बार, तो मेरे पास कई बच्चे आए साहब कि मेरा इंटरव्यू है RPSC में। तो मैंने कहा भाई मैं तो सिफारिश करता नहीं। उदाहरण और चले गए कि साहब लो, मैं नया बना ही था, जैसे मैं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं पढ़ता,
तो उस वक्त सब नाराज हो गए मुझसे भी, नया हम तो 28 साल के लड़के को बनाया MP, और ये तो मना कर रहा है, ट्रांसफर पोस्ट भी नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा, ये क्या तरीका। फिर धीरे धीरे आराम हो गया, मुझे 40 साल तक ट्रांसफर पोस्ट वालों ने कम तंग किया, नुकसान ही ठीक ही होगा। उसी प्रकार मैंने कहा RPSC वगैरह भी मैं इसमें नहीं पढ़ता, ट्रांसफर मतलब सिफारिश में नहीं पढ़ता। और मैं कुछ समझा था बैठ के, मैं भी 28 साल का ही था, तो मैंने कहा देखो बात सुनो, तुम सिफारिश करवा रहे हो मुझसे, कोई विधवा औरत बेचारी बच्चे को पढ़ा रही होगी, बच्चे को मेहनत करके पेट काट के, और जब बारी उसकी आ रही है तो सिफारिश आ रहा है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। तो सब खिलाफ होने लग गए। तो मैंने एक नया तरीका ढूंढा, चुप रहो, चुप रहो, क्योंकि उससे नुकसान हो रहा था बच्चे को, उसको जो मेरे पास आता उसको नुकसान हो रहा था। वो कह रहा आपने मना कर दिया, फला नेता जो है, मेरा दोस्त जो है वो फला नेता का रिलेटिव है या मिलने वाला जाति का है, वो तो उनकी सिफारिश कर रहे हैं, आप मेरे को मना कर रहे हैं। तो वो क्या डिमोरलाइज हो गया जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो बेचारा वो फिर जाता। तो मैंने कहा मैं चुप रहो, वाले पॉलिटिक्स करो, चुप रहो, उसको को भी ठीक है, तो मेहनत करो, देखते क्या होता है। तो आप झूठ भी नहीं बोले। आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि मैंने गांधी जी का सत्य का प्रयोग पढ़ रखा था, तो मैं कुछ तो गांधीवादी बनो भाई। तो कहने का मतलब ये है, ये तमाम बातें जो है ये जिंदगी के अनुभव ले आई है। पर ये आज देश में, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस में BJP, ये हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है। एक बार बड़ौदा के अंदर राहुल गांधी को कहा, ऐसी मीटिंग हो रही थी इंटरेक्शन, जिसने कहा BJP और RSS बर्बाद कर देगी देश को, खत्म करना चाहिए इनको। तो राहुल गांधी ने वापस कहा भाई देखो ये आप गलत कह रहे हो, RSS और BJP की अपनी एक विचारधारा है, हमें उनको खत्म करने की बात नहीं करनी, वो अपनी जगह रहेंगे, हम अपनी जगह रहेंगे। ये लड़ाई विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई हमें डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म क्या करना है, देश किस दिशा में जाएगा, उस वाली बात है। आज दुश्मनी हमारी उनसे भी नहीं है। पर अगर मान लीजिए वो जिस रूप में जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, इनकम टैक्स, CBI, ED, एक ऐसी बला पैदा हो गई देश के अंदर कि CGI को कहना पड़ता भी कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। CBI की क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी कोई ज़माने के अंदर। और मैंने खुद ने धरना दिया दिल्ली में राहुल गांधी के साथ में कि रात को 2 बजे पुलिस के ऊपर CBI के बाद अटैक करती है, CBI वाले अरेस्ट करते, पुलिस वालों को भी छापा डाल देते हैं। पर दिल्ली में एक घटना आपने पढ़ी होगी उन दिनों के अंदर, एक घटना ऐसी हुई कि रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने CBI के हेडक्वार्टर पर छापा डाल दिया, ऑफिस सील कर दिया उनको, पुलिस ने जा करके। ये भी देश में हुआ है। मजाक बन गई पूरी। उस क्रेडिबिलिटी क्या रही, सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ गया। और मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो मिस्टर वर्मा जो भी थे डायरेक्टर, उनको रिलीफ दी, सब कुछ किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की चली। और वो कल परसों मैंने देखा कि वो अपनी पेंशन के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, ये स्थिति है। कल परसों मैंने पढ़ा उस वर्मा को, या कोई था नाम, कि उनका सब रोक दिया गया उनको गवर्नमेंट ने। तो वो फिर रहे हैं कि भाई मेरे को ये NOC दो, ये करो, वो करो, उसमें लगे हुए वो। तो ये डेमोक्रेसी में ये सब बातें ठीक नहीं हैं। डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि अच्छी क्वालिटी की जरूरत है आज भी, और हमने छूट दे रखी। ये भी मैं बता दूं आपको, ये कॉलेजेस 22 साल पहले मैं मुख्यमंत्री था, तब पहली बार, पहले यहाँ पे प्राइवेट अलाउ नहीं थी कॉलेजेस बनना, मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी, कोई कॉलेज प्राइवेट नहीं बन सकती थी, मेरे ख्याल से लॉ भी नहीं बन सकती थी। मैं जब CM बना उसके पहले मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मुझे इसलिए भेजना पड़ा पूना कि साहब मैं 22 साल तक वहाँ MP रहा, तो मालूम पड़ा कि राजस्थान में आप एडमिशन नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि डोमिसाइल नहीं है। अरे मैंने कहा पैदा तो जयपुर में हो, पर वो टेक्निकली क्या नहीं था, आप तो दिल्ली में बच्चे पढ़ाई किए, इसलिए आप यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको पुनः भेजना पड़ा।
वहाँ पे सिम्बोसिस और वो भी आप भारतीय विद्यावन आप जानते हो क्या क्या है। तो मैंने देखा भाई ये तो गलत तरीका है। संयोग से मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया, ये तो संयोग की बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कि ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, चेन्नई में भयंकर कॉलेज खुली हुई है प्राइवेट सेक्टर में, राजस्थान में क्यों नहीं खुली हुई है, हमें भी अलाउ करना चाहिए। तब से हमने अलाउ करना शुरू किया। अब आती क्वालिटी की बात आती है। दो बातें, या तो आप खोलो मत, अगर आप मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे ख्याल 100 खुल गई राजस्थान के अंदर, कुछ बंद हो गई वापस। आपकी कॉलेज भी मेरे ख्याल बहुत खुल गई है, कुछ शायद बंद भी हुई होगी, मुझे पता नहीं, अंदाज है मेरा, क्योंकि कहीं चल नहीं पाती है, कोई फैकल्टी अच्छी मिलती नहीं है। आपकी मजबूरी होती है, आप भी फैकल्टी कहाँ से लाओ, तो मजबूरी आपकी हो सकती है, पर एक प्रकार से सर्वे को ही करती है, जो कि मतलब एक प्रकार से फर्स्ट बन जाता है ये कॉलेज अच्छी है, वो तो उस तरफ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आपके कॉलेज का नाम होगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा इस फील्ड के अंदर, मैं समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा आपने, और मुझसे ज़्यादा आप लोग इन बारे में जानते होंगे। मुझे खाली इतना ही कहना है कि कॉलेज हमने अलाउ करी, उससे मेडिकल कॉलेज बहुत आ गई, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा आ गई, और चाहे आपके लॉ कॉलेज हो या दूसरी हो जो, उस वक्त ही मैंने बनाई थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की, उस वक्त ही मैंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बाद में सेकेंड टर्म में बना CM 2009 के अंदर, तब बनाई है लॉ यूनिवर्सिटी है, जो बंद कर दी गई वापस मैं भी आया 19 के अंदर, तो मैंने वापस शुरू की दोनों को, इसको भी और देव ऋषि के नाम की यूनिवर्सिटी को भी, और उसी कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी नहीं बनती, देवस्वरूप नहीं आते, तो हम यहाँ बैठ ही नहीं रहते। तो मुझे खाली ये तो गपशप करो, इतनी कम है बात है। अब आप बताइए मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज वो जैसा होते अगर तो बोलने का मज़ा आता। देखो अभी जोधपुर में हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो आप मेरे कोई होगा मुझे पता नहीं, कोई थे क्या? आप थे। मैंने वहाँ राष्ट्रपति महोदय बैठे हुए थे, CJI बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2-4 और सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे थे, मिश्रा जी सहित, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे हमारे, और हाई कोर्ट सब जजेस थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, प्रकाश जावड़कर थे, या वो रविशंकर प्रसाद थे। सबकी मौजूदगी में जो बातें मैंने कही है, अच्छा रहेगा कि आप उनको थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। मेरे कोई YouTube में मिल रहा है आपको, तो आप जरा उसको सुने। सुना आपने? जो मुझे कहना था दिल की बात, मैंने सबके सामने कही, सबके सामने कही, इसलिए आज मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत कुछ कह दिया जिसकी जरूरत थी। यार देखो इतना भारी जुल्म हो रहा है, मैंने कुछ सोच नहीं सकता है, काला धन लेके आएंगे, पता नहीं क्या क्या कह दिया गया 14 के अंदर। अब वो काला धन लाने कोई बात ही करता है क्या? बल्कि उस वक्त में कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के, रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में, वो कमेटी भी गायब हो गई। ये देश अजीब है। ये आप देखो, वो जो अन्ना हजारे बैठ गए धरना दे के, बाबा रामदेव आ गए, लोकपाल लोकपाल लोकपाल, और लोकपाल आज कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये देश है, इतने भले लोग हैं देशवासी, इतने भले देशवासी हैं बेचारे कि उनको जहाँ मोड़ो मुड़ जाते हैं। अभी मुड़े हुए हिंदुत्व मुड़े हुए हैं। आप बैठो, हम हिंदू नहीं है कि बताओ? गांधी जी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, हम सबको गर्व है कि हम हिंदू है। हर धर्म सिखाता भाई आप अपने धर्म में गर्व करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो, तो कोई झगड़ा भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में जो देश चल रहा है ना, ये जो इनका अप्रोच है वो अच्छा नहीं है, और बहुत ही चिंता वाली बात है। देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा ये मेरे ख्याल रवीश कुमार को आप सुनते होंगे, कई लोग तो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, सुनते हैं, काफ़ी कोशिश करता वो। और अगर आप आर्टिकल देखते होंगे, आर्टिकल इतने आ रहे हैं आजकल, तो वायर और प्रिंट, क्या क्या प्रिंट वायर,
और बाकी भी अखबारों में अच्छे आर्टिकल आते हैं, और कई तो लिखते लिखते थक गए बेचारे, वो भी थक गए हैं। कई लोग मैं बात करके साहब कब तक लिखते जाएंगे तो कोई परवाह करने वाला भी नहीं है। कांग्रेस के राज में क्या होता था, लोग क्या कहेंगे, जो अपन बोलचाल भाषा में कहते हैं भाई यार अपने परिवार के बारे में मौला वाले क्या कहेंगे, भाई ध्यान रखो, लोग क्या कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री की इस्तीफा हो गई देश के अंदर, हमारे रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, हमारे लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे हो गए, हमारे गृह मंत्री के इस्तीफे हो गए, लोग क्या कहेंगे। और इनको लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं है, मोदी जी अकेले सब कुछ है। मोदी जी का जो औरा बना हुआ है देश के अंदर, अब उसमें हिंदुत्व का तड़का लगा हुआ है। मोदी जी का औरा तड़का हिंदुत्व का और लगा दिया ऊपर से। आप देख लीजिए, अब आप ये मीडिया वाले खड़े हैं, ये मैंने को कई बार कहता हूँ, ये सब खड़े ही है खाली बेचारे सुबह शाम तक। चलाना सब इनके हाथ में नहीं है, इतना दबा, इनके मालिक मेरे मित्र लोग हैं। कोई सीबीआई से डरता है, कोई ईडी से डरता है, कोई इनकम से डरता है। ये क्या करे, ये अपनी मेहनत करते हैं। लोकल चैनल में आ रहा होगा भी, वो चल रहा होगा भी, वो क्या कहते हैं लाइव चल रहा होगा, लोग हंस रहे होंगे कि सीएम क्या बोल रहा खड़ा खड़ा वहां पर। क्योंकि घर घर में वो तो लोगों के चलते रहते हैं। इतने एक दो मीडिया मेरे ख्याल चला रहा होगा लाइव, आपको ही चल रहा है, आपका नहीं चल रहा, मेरा खुद के चल रहा है। जो मेरा फेसबुक चला होगा तो सब चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति बड़ी अजीब बनी हुई है। तो आज मेरा मूड नहीं है कि मैं उन पर अटैक करूं। सुबह से कह रहा हूं मैं, आप लोग तो बुद्धिजीवी हो, लॉ के लोग हो, अब आपको क्या मैं उनको बताऊं। मैं बड़ी चिंतित स्थिति में हूं अभी। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना चिंतित हूं मैं, इतना चिंतित हूं, पता नहीं देश क्या भाई। रिपीट की बात तो छोड़ो, आगे देखी जाएगी। वो तो देखो जनता माई बाप है, रिपीट होंगे क्या होंगे। पर एक बात मैं कह सकता हूं कि अभी जो हालात है ना, इसमें स्थिति वास्तव में अगर आप रोज पढ़ते होंगे अखबार आर्टिकल वगैरह या टीवी में, आप खुद को महसूस होता होगा भाई ये क्या हो रहा है। और सारा मुल्क चुप है। कल एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इन कॉर्पोरेट हाउसेज को क्या हो गया है। मतलब लेखक उम्मीद कर रहा है भाई कॉर्पोरेट हाउसेज की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी, क्योंकि उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। आज जो पैसा जो कमाया है पिछले 7 सालों में कॉर्पोरेट हाउसेज ने, वो सबके मुंह बंद हैं देश के अंदर। तो क्या मतलब हुआ। आपकी जिम्मेदारी भी है, एनजीओ की जिम्मेदारी होती है, लेखकों की है, पत्रकारों की है, सबकी जिम्मेदारी होती है देखो देश के अंदर। तो वो आज सब कंफ्यूज है। उद्योगपति तो इसलिए नहीं बोल पाता भाई हमारे वही ईडी और वही इनकम टैक्स। बताइए आप। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपकी तरह ज्ञान अगर सब देश को हो जाए तो आधी प्रॉब्लम हल हो जाए। ये लिए आप इतना ध्यान रख रहे हो। 8 नंबर 7 नंबर ये अच्छी बात है। वो राहुल गांधी अकेले बोल रहा है, मैं आपका नाम बताऊंगा उसको जाकर के। बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है रियली। आप लोगों में अपील करना चाहूंगा, प्लीज आप अपनी संस्थाओं में सच्चे पे चलाओ, सबको सच्चे पे चलाओ, सच्चे चलना सिखाओ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता दुनिया मना रही है। गांधी जी के 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अहिंसा दिवस मना रही है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। पूरा विश्व जो कुटुंब है हमारा, एक कुटुंब होना चाहिए। और साथ में जय जगत,
विनोबा भावे ने कहा था, जय पूरे जगत की जय हो। वो मुल्क के अंदर नागरिकों को मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं उसमें समझने वाली बात है। बाद में पश्चाताप करने कुछ नहीं होगा। और नई पीढ़ी पर पीछे जिम्मेवारी है, कल का देश का भविष्य उनके ऊपर निर्भर करेगा। उनको मतलब ही नहीं, गांधी से मतलब नहीं, पंडित नेहरू से मतलब नहीं, सरदार पटेल से मतलब नहीं, मौलाना आज़ाद से मतलब नहीं। नई पीढ़ी आजकल ये मोबाइल फ़ोन है, 5 दोस्त बैठे हुए आपस के अंदर, मैं गपशप करता रहूं गपशप। 5-7 लोग बैठे हुए दोस्त, 3-4 घंटे बैठे हुए हैं, अपन बात नहीं करें, मोबाइल से बात कर रहे हैं। मतलब अलग स्थिति है, अलग स्थिति है। इसलिए उन स्थितियों में आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना खतरनाक खेल हो रहा है देश के अंदर, पेगासिस। ये आपके जुडिशरी, मुझे पता नहीं, आज वो जज साहब होते मैं पूछता कि भाई आपकी रजिस्ट्री सब कुछ करती है कि सीआई भी कुछ करते हैं, कि मतलब कौन तय करता है कि प्रायोरिटी कौन सी कैसी होगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है इतना खतरनाक वो हो गया है कि एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव में पैसा दे रहे हैं 98% उनको, तो फिर इक्वल लेवल वो फील्ड कैसे होगा, बराबर के फील्ड कैसे होगा लड़ने के, बताइए आप। राजनीतिक पार्टियों के पास तो चंदा आ ही नहीं रहा है। और अभी सीजीआई ने कहा अभी 5-6 दिन पहले ही कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, पार्टी सुनवाई करेंगे। तो आर्टिकल आ गया अखबार में बड़ी की बहुत ही खुशखबरी है, तो जबकि ये सुनवाई उस वक्त ही होनी चाहिए थी, शुरू से ही। ऐसे जो मुद्दे हैं देश के सामने, पर वो पता नहीं क्यों प्रायोरिटी बदल जाती है। सीएए वाला मुद्दा था, पेगासिस का मुद्दा अलग था। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि अब गोगोई साहब के बारे में मैंने कहा था, जो दिन आप लोगों ने सुना, तो उस दिन मैंने कहा था मिस्टर जस्टिस गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई बनने के पहले उन्होंने 4 जज मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि मतलब देश में लोकतंत्र खतरे में है। ये बोलना बहुत बड़ी बात है। 4 सुप्रीम कोर्ट जज अगर एक साथ बोलेंगे तो पूरा देश देखेगा क्या हो गया भाई, क्या मतलब खतरा। इसका मतलब ये तो जजेज हैं, कुछ तो कुछ ऐसी बात है। उनमें से एक सीजीआई बन जाता, उनमें से 4 में से मिस्टर गोगोई, तो गोगोई का रुख बदल जाता पूरा। तो मैंने पूछा जोधपुर वाली मीटिंग में सीजीआई साहब को और राष्ट्रपति महोदय के सामने, भाई गोगोई साहब पहले ठीक थे, अब ठीक है? पता ही नहीं, फिर नहीं आ रहा। और बाद में गोगोई साहब रिटायर हो गए, राज्यसभा मेंबर बन गए। ये सीजीआई की पोस्ट अपना व्यक्ति बड़ी रेस्पेक्टेड पोस्ट होती है, उससे हटने के बाद में आप राज्यसभा मेंबर बन जाओ या गवर्नर बन जाओ या कोई कमीशन, मैं समझता हूँ ये सब हालात ऐसे ही है देश के अंदर। अब ये मैं तो अभी जो मैं दिल में सोचता रहता हूँ, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा में सुनता रहता हूँ, कई बार रवीश कुमार बुलाता रहता हूँ उनको। तो आज तुम चूक के लेट आए तो वो चले गए होंगे। तो अभी 82 कॉलेज वाले बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लोग चले गए होंगे। 15 कॉलेज आपके गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने 67 प्राइवेट है। तो मैं आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पता नहीं कल अखबार वाले क्या क्या छापेंगे मेरे बारे में, भगवान जाने भगवान जाने। सुबह हेडलाइन क्या आएगी वो है, भास्कर है पत्रिका या जो भी अखबार है उनके ऊपर वो क्या क्या हेडलाइन लगाएंगे। अरे भाई वो तो डिपेंड करता है, ऑडियंस पे करता है, आपको बताइए। आपको काला कोट पहन के हमारे छात्र बैठे हुए, बताइए, ये भी कहेंगे यार ये क्या करें। ये कह रही है सर कि आपको सुनकर बिल्कुल नहीं लगा कि मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं, जैसे अपने परिवार के।
वो तो बहुत चिंता है। पर इधर जो बहन ने जो बात कही है ना, आप लगते नहीं हो मुख्यमंत्री हो। उन्होंने जो बात कही है इसीलिए नहीं, मैं आपकी भावना समझ, आपने अच्छी भावना से कही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो ये बात आपने आज जो भावना दूसरी ढंग से कही, उसकी मैं स्वागत करता हूँ। उस वक्त वास्तव में लोगों ने कहा ये मुख्यमंत्री लगते ही नहीं है, और अभी भी मैं देश में नहीं लगता हूँ मुख्यमंत्री के रूप में। जाके मैं जाता आता हूँ, भगवान ने पर्सनल ऐसी थी, मैं क्या करूँ, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री मेरे अभी मेरे पीछे 2-4 बंदूकों वाले AK-47 वाले खड़े रहने चाहिए थे, और वहाँ भी खड़े थे, यहाँ खड़े थे, पीछे खड़े थे, और आप भी पीछे आके देखते हो ये क्या मामला है, तब लगता है ये मुख्यमंत्री आया है यहाँ पर कोई। तो इसलिए आपने जो कहा मैं उसको उस रूप में ले रहा हूँ जिस रूप में आपने कहा। पर ये बात फैक्ट है। मुझे लोगों ने कहा उस वक्त में, ये गोविंद सिंह गुर्जर साहब थे हमारे मंत्री में, डेथ हो गई अब तो, उन्होंने कहा साहब आप जो है, उन्होंने कही मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो लोगों ने 2-4-6 महीने के मेहमान हैं, ठीक है। मैंने मेरा भाषण देखिए भगत सिंह शेखावत साहब थे उस वक्त में, तो वो विपक्ष में आ गए, मैं उनको हरा के आया था। तो मैंने उनको 1-2 जुमले कसे हाउस के अंदर। उन्होंने कहा था मेरे जीते जी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। मैं था पीसी पे नहीं था, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैंने कहा भगत सिंह जी आपके जीते जी सरकार बनेगी कांग्रेस की, भगवान आपको लंबी उम्र देगा, आप मेरे शासन को देखें, ये मैंने कहा था। अब क्या होता है, 8-10 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने हाउस में उनको कोट किया, मैं कहा शेखावत साहब आपने बात कही तो मैंने जवाब आपको दिया था, आज मुझे खुशी है कि आप वहाँ बैठे और मैं मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा। उस वक्त लोगों को ये विश्वास था कि ये बड़ा आदमी है, ये क्या मतलब राज चलाएगा, ना बोलना आता है ना कहना आता है इसको कुछ भी। तो 2-4 महीने का मेहमान है ये। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो गोविंद सिंह गुर्जर एक दिन मेरे घर पर आए, उन्होंने कहा कि साहब आपका रीडिंग मेरा रीडिंग है आपके बारे में, या तो बनोगे पाड़िया या बनोगे सुखाड़िया। मतलब या तो आप 7 साल निपट जाओगे, और या फिर सुखाड़ साहब लंबा सन कैसे करोगे। तो सुखाड़ साहब तो करे लंबा सन बहुत किया, वो तो मेरे क्या 16-17 साल रहे थे, मेरे को 14 साल ही हुए अभी। उन्होंने कहा है इसीलिए आप बार-बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जो उन्होंने भावना व्यक्त की, ये दिलों में है लोग। लोकतंत्र में बहुत जरूरत है आज इस बात की कि हम जो है ये माने, जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये माने कि ये चीज तो शायद मेरे अधिकार में नहीं है, शायद ये मेरे अधिकार में नहीं है। उन्होंने नाम लिया था कि मुख्यमंत्री भी ये माने कि शायद मेरे अधिकार में नहीं है, प्रधानमंत्री भी माने ये चीज शायद मेरे अधिकार में नहीं है, हो सकता है ये किसी और के अधिकार में है। आपकी बातों में बिल्कुल वही अक्सर से वो बातें ही, वो भावना झलक रही है जिसमें लगता है कि निश्चित रूप से आप बहुत बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद से निश्चित रूप से बहुत बड़े। देखो मेरी बात, हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आए और हम आपको सुनकर के बहुत ही आप लोगों का आशीर्वाद शुभकामनाएं हैं। मैं मेरे दिल की बात जुबान में ला रहा हूँ, खाली यही कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा आज आकर के, और अगर मैं नहीं आता तो मैं बाद में मुझे पश्चाताप होता। अच्छा लगा कि आप सब यहाँ मुझे मौजूद मिले, मैं गपशप कर सका, और कभी मिलेंगे, अगली बार 1 साल बाद मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय।
वाकई आपका वक्तव्य ऐसा ही था जैसे परिवार का ही मुखिया हमारे बीच आकर अपने दिल की बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपके उस उद्बोधन में वाकई हमें एक संजीदगी के साथ सोचने के लिए मजबूर भी किया है कि हम सब अपने कर्तव्यों का कितना निर्वहन कर रहे हैं, हम अपने हक की, और इन बातों को हमें संजीदगी से लेने की ज़रूरत है कि वाकई आज एक बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है, सच्चा इंसान बनने की ज़रूरत है। धन्यवाद महोदय। किसी भी कार्य या समारोह के सफल एवं सुरुचिपूर्ण आयोजन में शामिल लोगों के प्रति कृतज्ञता निवेदित करना हमारी संस्कृति का भिन्न पहचान है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलसचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब के सपनों का प्रतिरूप यह विश्वविद्यालय उनकी आशा आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए शत प्रतिशत प्रयत्नशील रहा है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का समय समय पर हमें आशीर्वाद मिलता रहा। उनकी उपस्थिति ही हमारी बहुत बड़ी संबल है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। साथ में हम सभी के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा का आधार जो आज के वक्ता रहे न्यायमूर्ति भूषण आर गवई साहब, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय श्री राजेंद्र सिंह यादव साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, सभी कॉलेजों के प्रतिनिधिगण, संस्थाओं के अध्यक्ष, बच्चे और साथी मीडिया साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में मौजूद सभी जन से मैं निवेदन करती हूँ कि वह राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद।